नमस्कार, बस्ती बस्ती नगरी नगरी में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बिजनौर में चलती बस में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। देहात थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हत्यारा फरार है, पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त, किस तरह से कानून व्यवस्था का हाल उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर बयां होता है। चलती बस में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। वसीम अख्तर जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। वसीम, ये बताइए क्या किस तरह की रंजिश थी? ये शख्स जिसने हत्या की है, क्या इसके बारे में कोई सुराग लग पाया है, पहचान हो पाई है? श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर में अभी थोड़ी देर 1 घंटा पहले का मामला है कि कोतवाली देहात की तरफ से जो नगीना है वहां से बिजनौर के लिए बस आ रही थी। कोतवाली थाना देहात क्षेत्र में जैसे ही वो पहुंची, वहां पर चलती बस चल रही थी, अचानक वहां पर गोली चली और एक युवक की वहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बस में अफरा तफरी मच गई, वहां पर बस रोक गया, बस को रोका गया। इतनी देर में हत्यारा फरार हो चुका है। पुलिस अभी मौके पर पहुंची है और तफ्तीश कर रही है कि किन हालातों में यह हत्या हुई है और क्या कारण है इसका। चलिए वसीम, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर देवरिया में एक महिला की निर्मम पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें महिला पर रॉड से वार कर जमकर मारपीट की गई है। दरअसल सुनीता जायसवाल की संपत्ति बंटवारे को लेकर पट्टीदार दुर्गा जायसवाल से विवाद चल रहा था। 19 अप्रैल को सुनीता की दुकान पर दुर्गा जबरदस्ती कब्जा करने का ये पूरा मामला है। तो सुनीता ने इसका विरोध किया। इस पर उसके साथ आए लोगों ने अचानक सुनीता पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में पिछले 1 साल से अधिकारियों की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें पहले ही जिस दिन की ये घटना है 19 अप्रैल की, उस दिन ही जो पीड़िता है उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा जा चुका है। उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद जो उसमें एक फ्रैक्चर आया उनके पैर में, तो इसमें 325 आईपीसी की धारा बढ़ी है। और जो वीडियो में से उनसे क्लियर हो रहा है कि उसमें जो मारने में 5 से अधिक लोग हैं और डंडे से मार रहे हैं, तो उसमें 147, 148, 149 धारा की भी बढ़ोतरी की गई है। और इसमें जो है जल्द ही इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी चोट थोड़ा गंभीर है। दाहिना पैर की जो पटला हड्डी होती है टूट के दोनों अलग अलग हो गई है। तो हड्डी के साथ साथ अंदर भी कंटूजन होगा और उसको मतलब सोचते हैं कि हर स्टेज में बेस को इलाज किया जाए। हम उतरे नीचे अपनी दाल मिल की तरफ जा रहे थे, तब तक संतोष जायसवाल और दुर्गा जायसवाल हमको पकड़ लिए नीचे। अब पकड़ के हमारे साथ बदतमीजी की है और हमको जान से मारने के लिए रॉड लिए थे। उसी रॉड से बहुत मारा भैया हमको, हमारे घुटना तक तोड़ दिया उन लोगों ने। त्रिपुरेश जी मीडिया संवाददाता देवरिया से हमारे साथ हैं। त्रिपुरेश, ये बताइए, तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है कि यहाँ पर इस लड़की की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, तो पुलिस ने फिर दोनों पक्षों को लेकर केस कैसे दर्ज कर लिया? क्योंकि यहाँ तो पूरा मामला एक तरफा है। जी बिल्कुल श्वेता, बता दूं कि पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया है। ये जो सुनीता जायसवाल की नाम की महिला है, उसकी विगत 19 अप्रैल को इसकी पिटाई होती है इसके पट्टीदारों द्वारा एक दुकान के मामले को लेकर। इसको ऊपरी तरफ पीटा जाता है और महिला अस्पताल में भर्ती होती है। और उसके बाद जब एसपी को फोन करते हैं तो इसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टे दोनों मारपीट के मामले दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जब 4 दिन बाद वीडियो वायरल होता है, पिटाई का वीडियो आता है, तो पुलिस सख्त माफी है और कहती है कि इस मुकदमे में जो कुछ धाराएं उसको हम बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहती है और पुलिस केवल ये कर रही है कि हम आरोपियों को, यानी कि पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है इस पूरे मामले में। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर भी देवरिया से है, जहां पर कई छात्राओं ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय छोड़ दिया। इन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मामला रामपुर कारखाना आवासीय विद्यालय का है। स्कूल को छोड़ने वाले छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में उनसे झाड़ू लगवाई जाती है, कपड़े धुलवाए जाते हैं, साथ ही काम से मना करने पर पिटाई होती है। तो वहीं इन छात्राओं ने, अभिभावकों ने भी आरोपों को सही बताया। इस मामले पर बीएसपी का कहना है कि यदि वार्डन पर कार्रवाई होगी तो वहीं डीएम ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
शामली के आदर्श मंडी थाना इलाके में आर्य कन्या जूनियर हाई स्कूल की छात्रा स्कूल की दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई है। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, उसे मेरठ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में लड़कियां खेल रही थी और इसी दौरान बॉल स्कूल की दूसरी मंजिल में चली गई और दीपा नाम की लड़की बॉल लेने के लिए छत पर चढ़ी थी, जहां उसे चक्कर आने से यह हादसा हुआ। तो वहीं पीड़ित छात्रा के घर वालों का आरोप है कि छात्रा से स्कूल में साफ सफाई का काम कराया जाता है। इसके चलते वो थकी हुई थी, इसलिए जब वो छत पर चढ़ी तो थकान के कारण चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गई। पीड़ित छात्रा के घर वालों का ये भी कहना है कि लड़की घायल होने के बाद करीब घंटे स्कूल में ही पड़ी रही, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। तो वहीं स्कूल प्रशासन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। स्कूल में पढ़ती है तो वहाँ से पहले से उससे सफाई करवाएगी सब बच्चों से, और उसके बाद में फिर सारा काम करवाने के बावजूद उनसे आपके ये बांस भी कटवाए गए। उसके बाद बांस कटवा के फिर स्कूल में लाया गया और उस लड़की को छत पर भेजा गया। पता नहीं किसी बच्चे ने धक्का दिया है, कैसे ऊपर से गिरी, 2 मंजिल से गिरने के बावजूद जो हमारे घर हमारी बहनों को पता लगा उस बात का, तो उसके बाद उन्होंने स्कूल प्रबंधक ने उनको उल्टा धक्के देकर वहां से भगा दिया। लड़की 1.5 घंटे तक स्कूल में ही पड़ी रही, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इधर उत्तर प्रदेश में पंचायत की तरफ से तुगलकी फरमान सुनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला मुजफ्फरनगर के बिराल गांव का है। पंचायत ने लड़कियों की जीन्स पहनने और मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही पंचायत ने मोबाइल में इंटरनेट पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि भड़काऊ कपड़े ही बुराई की जड़ है। दरअसल गांव की पंचायत बारिश से बर्बाद हुई फसलों के बाद किसानों को मिलने वाले मुआवजे और सामाजिक कुरीतियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें ठाकुर चौबीसी खाप के चौधरी समेत इलाके के ठाकुर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत ने शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। इतना ही नहीं, इन सभी फैसलों को न मानने पर सामाजिक बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई। इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा है पंचायत का है। जो इस पंचायत की अभी तारीख तो क्लियर नहीं हो पाई, पर थोड़े ही समय बाद महापंचायत का ऐलान होगा। 5-4 जिलों में ये बात महापंचायत जो 5-4 जिलों की लगता है कि आपको कोई नया नेता चुनना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल चुनना पड़ेगा। चुने बिना काम नहीं चलने का। बहुत सुनवाई हुई, किसी ने नहीं सुनी। हमने बहुत मेहनत कर ली और अब बर्दाश्त नहीं कर देंगे। मुद्दा सबसे पहला तो ये है कि हम अपने समाज को तो सुधार ही रहे, इसकी सुधारने में तो हमें अपनी बात करनी है आपस में। लेकिन मुद्दा ये था कि जहाँ नेता नहीं होता वहाँ कोई कार्य नहीं होता। इधर मुजफ्फरनगर में एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया। ये वारदात रूहाना के बड़कली गांव के। दरअसल छात्र गोविंद पर दबंगों ने दुकान से चोरी का आरोप लगाया और उसे बंधक बना लिया। बदमाश गोविंद से 5000 रुपए देने का दबाव बनाने लगे। इस पर गोविंद ने खुद को बेकसूर बताते हुए 5000 रुपए देने से मना कर दिया। इसके बाद दबंगों ने उसे हील वाले फट्टे से पीटना शुरू कर दिया। जब इतने में भी इन बदमाशों का मन नहीं भरा तो उन्होंने गोविंद के कपड़े फाड़कर उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया। और इस बीच परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अपने बेटे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। फिलहाल गोविंद की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्कूल में फॉर्म भरने के लिए जा रहा था तो वहाँ दुकान से फेविकोल लेने लगा। अब वहाँ पे 2-3 लड़के थे तो उन्होंने ये कहा उनको तुमने हमारी दुकान में चोरी की है, उनको हम तेरी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे, तेरा कैरियर बर्बाद कर देंगे, या तो फिर तो ऐसा कर तो हम 5000 रुपये दे दें, उनको हम तुझे यहीं पे छोड़ देंगे, किसी को नहीं कुछ बताने के। तो इसने विरोध में ये कहा कि उनको मैं कहाँ से दे दूँ 5000 रुपये, मैंने कब चुराए। तो इसी बात पर थोड़ी कुछ बहस हुई इनकी और उन्होंने वहाँ पे फट्टी उठा ली, फट्टी बजानी शुरू कर दी इसके ऊपर। फिर उसे दवाई पिलाई गई वहाँ पे जबरदस्ती। जी सर। कौन सी दवाई? सर दवाई के तो अभी इग्नोर है, जो यहाँ पे पता नहीं है कुछ। सस्पेंस में तो यही कह रहे हैं कि सेल्फास पॉइजन वही है। चोरी का लगाए थे, 20,000 रुपये मांग रहे थे मेरे से। फिर 20,000 तक कहने लगे 5,000 रुपये देते तो मैं कहीं नहीं जाना पड़ने का। फिर मैंने उनसे कहा मैं किस बात के थे, जब मैंने कुछ इल्जाम ही नहीं किया, कुछ कसूर ही नहीं है मेरा। तो इस बात से मुझे पीटने लगे, अंदर लेके उठा के। अब एक्चुअली सस्पेक्टेड सल्फास पॉइजनिंग का केस है। बाकी एपिगैस्ट्रिक पेन जो कुछ रहना है वो तो सल्फास में, बाकी तो अब तो स्थिति एकदम नॉर्मल है। केवल जो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन रहेगी वही रहेगी, तो उसकी दवाइयां चली रही हैं जो कुछ। इधर बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों से परेशान किसानों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ताजा मामला चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऊंचाडीह गांव का है। यहां पर किसान विद्यासागर ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि बारिश और ओले से पूरी फसल तबाह हो गई थी, जिसके कारण किसान और उसकी पत्नी दोनों मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन बीमार मां का इलाज करने के लिए पैसा न होने और बैंक के कर्ज से विद्यासागर काफी तनाव में रहने लगा था। कल रात विद्यासागर ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। मृतक विद्यासागर के घर पर अब मायूसी का माहौल बना हुआ है। फसल बोए थे दोनों तूर, 9 तूर कुछ मिला नहीं, इस तूर मिला। तो वो सोच के मारा कि हम क्या खाएं, क्या हमारी बीवी खाए, क्या बच्चे खाएंगे। तो इसलिए ये सोचते समय पर वो अपना हत्या कर लिया। बांदा के बदौसा में मुआवजे के चेकों को लेकर किसान चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजे का पैसा नहीं मिल पा रहा है। वहीं बैंक मैनेजर की अपनी ही दलीलें हैं। दूसरी तरफ डीएम का कहना है कि इस काम को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कतें हैं तो बैंक से बात कर ली जाएगी। अब तक हम लोगों ने जो 1,16,000 किसानों को 54 करोड़ रुपए बांटा, वो आपके संज्ञान में हमने लाया है। और केवल ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाना था अपने काश्तकार भाइयों को कि जनपद में सभी काश्तकारों को नियमानुसार जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी सहायता दी जा रही वो मिलेगी। और भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर उनको धनराशि तुरंत आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफर। तो एक तरफ तो किसान फसलों की बर्बादी से परेशान है, दूसरी तरफ सरकार लगातार मुआवजे का मरहम लगा रही है। लेकिन किसानों को मुआवजे की ये राशि कैसे मिलेगी जब लेखपाल ही रिपोर्ट में हेरफेर कर देंगे। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां लेखपाल एजेंट के जरिए किसानों से पैसे लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन किसानों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी जमीन कई बीघा है। लेकिन रिपोर्ट में उनकी जमीन कम दिखाई गई है, जिससे मुआवजे की राशि भी कम हो गई है। तो दूसरी तरफ कम जमीन वाले किसानों की जमीन ज्यादा दिखाकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि किसानों ने इसकी शिकायत कानपुर देहात के डीएम तक से की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब सवाल यह है कि रिश्वत लेकर अगर इस तरह रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो क्या किसानों को राहत मिल पाएगी, और अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन होगा। हम डीएम साहब से मिलने आए थे। क्या समस्या थी? वो हमारी समस्या थी चेक वाली, उसके लिए आए थे प्रार्थना पत्र लेके। क्या चेक आपको मिली नहीं दी है? नहीं मिली अभी तक। कितने लोगों को चेक नहीं दी गई? हमारे यहाँ कम से कम 30-35 लोग रह गए। हम डीएम साहब के। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो सूखा वो आया पैसा किसानों के लिए, वही लेखपाल जो है पैसा मांग रहे हैं और कहते हैं उनसे मिलो, जा उनसे तिवारी जी से मिलना, उनसे संपर्क करो तब आपसे मिलेगा। तो उनसे के यहाँ जाते हैं तो वो पैसा कहते हैं कि लेखपाल को कुछ खर्चा दो, इसलिए मैं साहब के यहाँ आया हूँ एप्लीकेशन देने। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसानों की मदद कर रही है और तय मुआवजे की दुगनी राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान मजबूरी में खुदकुशी कर लेता है तो उसके परिजनों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कांग्रेस और बीजेपी के लोग भूमि अधिग्रहण पर बहस कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे के लिए बिना किसी विरोध के अधिग्रहण करके रोल मॉडल पेश किया है। लखनऊ में 9 दिन इंडिया सोलर समिट का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोलर उपकरणों को वैट फ्री करने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि बिजली की आवश्यकता कई दूसरे माध्यमों से पूरी की जा रही है, लेकिन कई प्रदेशों में सोलर एनर्जी के जरिए भी अच्छा काम हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि 1 महीने के अंदर मॉडल के तौर पर एक गांव को सोलर बिजली से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 2016 तक गांव में 16 घंटे और शहरों को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। अखिलेश ने कहा कि मेक इन इंडिया की चाहे कितनी ही बातें कर लें, लेकिन ये तभी सफल होगा जब ये मेक इन यूपी हो। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश इस बात का उदाहरण है कि छोटे उद्योगों ने बड़े देशों को आगे बढ़ाया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही, जहां के गोविंदपुरम इलाके से 50,000 की नामी बदमाश हरेंद्र खरकड़ी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी मौके पर मौजूद है। अनुराग चड्ढा जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। अनुराग, ये बताइए कितनी बड़ी कामयाबी समझी जा रही है और हरेंद्र खरकड़ी पर किस तरह के केस दर्ज थे? देखिए श्वेता, आपको मैं एक और अपडेट दे दूं कि हरेंद्र के साथ साथ उसके 2 साथी और पकड़े गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में पिछले आधे घंटे से मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में
पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इनके पास से 2 कार्बाइन बरामद हुई हैं, 2 पिस्टल और 150 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस को उन्होंने बताया कि इस इलाके में ये बड़ी लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे और ये जो बदमाश है हरेंद्र खड़खड़ी, ये बड़ा कुख्यात बदमाश है पश्चिमी यूपी का। इसके ऊपर लूट, अपहरण और हत्या के 50 से ज्यादा मामले चल रहे थे। फिलहाल पुलिस इन तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने सारे असलहा के साथ ये लोग गाजियाबाद में क्या कर रहे थे। इसके अलावा इनके कुछ और भी साथी इनके साथ हो सकते थे, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। और इस घटना में जो गोविंदपुरम इलाका है बहुत अतिव्यस्त इलाका है। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह के बदमाश यहाँ पर घूम रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के ऊपर इन बदमाशों ने जो भीड़ वाला इलाका था वहीं फायरिंग की। एसपी सिटी जो गाजियाबाद है वो बाल बचे इस हमले में और बाद में जब कबीरनगर पुलिस और भी थाने की पुलिस को बुलाया गया तब जाकर पुलिस ने इन बदमाशों पर काबू पाया। पुलिस ने कहा गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि पब्लिक के लोग वहां मौजूद थे, किसी को भी गोली लग सकती थी। अनुराग, चलिए पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें अपडेट, हरेंद्र खड़खड़ी के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही, जहां पर 2007 में कोर्ट ने ब्लास्ट के मामले में सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी तारिक काजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दूसरे आरोपी खालिद की पहले ही मौत हो चुकी है। दुर्गेश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। दुर्गेश, ये बताइए कि जो वक्त लगा है इस पूरे फैसले को आने में, अब जब ये फैसला आया है तो वहां पर लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है? सर, लोगों का रिएक्शन काफी पॉजिटिव है। लोगों का ये कहना है कि काफी लंबे समय बाद 8 साल लग गया इस मामले को। जिस तरह का ये कांड किया उन्होंने कचहरियों में, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में और इलाहाबाद में और फैजाबाद में, तो जिस तरह कांड किया था उससे लोग संतुष्ट है। हालांकि इनके परिवार वाले और इनके जो परिचित हैं उनका कहना है कि फैसला ठीक नहीं आया है और कोर्ट ने इनको दोषी करार दे दिया है। अधिवक्ता की यही मांग थी कि इनको कम से कम फांसी सजा दी जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। बाकी आपको जानकारी होगी कि इनका एक साथी जो था खालिद मुजाहिद जो है, खालिद मुजाहिद की मौत भी हो गई थी। तारिक काजमी बचा हुआ था आरोपी, जिसको आज ये सजा ऐलान की गई है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि अखिलेश सरकार ने इसको जो है मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रयास भी किया था और कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। जी चलिए, ये पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दबंगई का चेहरा एक बार फिर देखने को मिला है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाने में रोती बिलखती महिला चिल्ला कर अपने ऊपर हुई पुलिस की ज्यादती की दास्तान सुना रही है। दरअसल इस महिला के बेटे पर पड़ोस में रहने वाली लड़की को भगाने का आरोप है। इस मामले में जब थाने का दबंग दारोगा उपेंद्र राय महिला के घर पहुंचा तो उसे वहां पर लड़का नहीं मिला और इस पर पुलिस महिला को ही उठाकर थाने ले आई। इतना ही नहीं, दरोगा ने उससे पूछताछ के दौरान जमकर पिटाई की और उसे रात भर थाने में रखा। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस महिला को कोई महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं लेकर आई थी, बल्कि एक मेल पुलिस कांस्टेबल लेकर आया था, जो कानूनों के विरुद्ध भी है। लेके गए, भाई चल गाड़ी में बैठे, हम कहन साहब हम ना जाबे, हम जबरदस्ती लेके गए। सिपाही तो दरोगा रहे के मारा में दरोगा जी? दरोगा जी रहे और सिपाही रहे, 5 जने रहे। लेडीज नहीं रही, नहीं लेडीज नहीं रही। कोई साक्ष्य देते हैं तो उस पर तत्काल जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक कोई इस कार्यालय में दूरभाष से या किसी भी स्रोत से कोई सूचना नहीं दिया है। इटावा में पुलिस हिरासत में कैदियों के भागने के मामले में एसएसपी सरदानंद सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने कैदियों को अदालत ले जाने वाले सिपाही उमेश कुमार और गार्ड रोशन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी का कहना है कि दोनों कैदी शातिर अपराधी और सिपाहियों ने किसी लालच के चलते उन्हें भगाया। ये भागने वालों में एक बंदी है विक्रम सिंह यादव उर्फ बीटू, सन ऑफ जनवेद। ये गांव नगला नरिया, थाना जसवंत इटावा का है। जो हाईवे पे डकैती तमाम हो रही थी इटावा में, उसी गैंग का है, जिसमें 11 लोग आए हैं। ये बहुत खतरनाक गैंग है। इस पर 12 केस हैं विक्रम बीटू पे और ये सब केस डकैती और लूट के हैं। कल 2 अभियुक्त पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे। पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदेह जो पुलिसकर्मी उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने हेतु ले गया था, उसी पर हम लोगों को था।
फिर भी लाकअप मुहर्रिर के द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।